हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री के MHI 09 के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 1920 और 1930 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं और गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि 1905 के बंगाल विभाजन और 1919 के रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद युवाओं में निराशा और आक्रोश बढ़ गया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 की बात है, की वापसी ने कई युवाओं को क्रांतिकारी मार्ग चुनने के लिए की ओर प्रेरित किया। 1920 से 1930 के दशक में असफल संवैधानिक सुधारों के कारण क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने सशस्त्र संघर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय माना। अगर विचारधाराओं की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता को सशस्त्र संघर्ष और आतंकवादी गतिविधियों से कमजोर करा, फिर युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और बलिदान की भावना को जगाया, समाजवाद और साम्यवाद से प्रेरणा लेकर समाज में समानता लाना, जैसे भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा किया गया था। विदेशी शासन के विरुद्ध हिंसात्मक उपाय का उपयोग न्यायोचित माना गया। तो क्या करा, अब हिंसा को भी लेकर आ गए थे। बाद में क्रांति की भावना केवल हिंसा तक सीमित न रहकर समाज के शोषण और असमानता को समाप्त करने की विचारधारा में भी परिवर्तित हुई। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो 1920 का दशक, काकोरी कांड याद है। 1925 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे नेता इसमें शामिल थे। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो परिवर्तित हो गया था। पहले क्या था, HRA 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में बदलकर HSRA हो गया था। युवाओं में गुप्त संगठन और बम बनाने की फैक्ट्रियों का निर्माण, जैसे काकोरी पंजाब और बंगाल में हुआ था, शुरू हो गया। 1930 के दशक में क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने HSRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। सैंडर्स हत्याकांड 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए हुआ था। तो असेंबली में बम फेंकना 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकने की गतिविधियां बम फेंके और गिरफ्तारी दी। क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर ने क्या करा, बम फेंका था, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका था, सिर्फ ये दिखाने के लिए फेंका था कि अंग्रेजी सरकार जो है वो बहरी बन के बैठ गई थी, तो वो आम लोगों की बातें सुन नहीं रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा एक धमाके की ज़रूरत है जिससे वो आम लोगों की बातें सुने, इसलिए उन्होंने बम ऐसी जगह फेंका था जहाँ पे किसी को कोई नुकसान ना हो। फांसी के समय भगत सिंह द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, जो राष्ट्रवादी चेतना का प्रतीक बना। तो जब उन्होंने बम फेंका ना, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास पूरा मौका था भागने का, लेकिन वो भागे नहीं थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्यों गिरफ्तारी दी? गिरफ्तारी के बाद जब उनको न्यायालय लाया गया तो उन्होंने लोगों के लिए जो भाषण दिया, स्पीच दी, उसमें क्या करा इन्होंने, लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना उत्पन्न कर दी, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति में एक अहम भूमिका निभाई उन्होंने। तो फांसी के समय भगत सिंह द्वारा क्या नारा दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद, जो राष्ट्रवादी चेतना का प्रतीक बना। चटगांव शस्त्रागार कांड 1930, सूर्य सेन
मास्टरदा के नेतृत्व में चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, में ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। बंगाल और पंजाब में युवा क्रांतिकारी सर्कल सक्रिय रहे, जैसे अनुशीलन समिति और युगांतर समूह। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1920 और 1930 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सत्ता के नियम को कमजोर करने, युवाओं में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना जागृत करने तथा समाज में समाजवादी आदर्श स्थापित करने के लिए अनेक गतिविधियां की। हालांकि इनकी गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति में निर्णायक नहीं रही, फिर भी इन्होंने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी चेतना का संचार किया था। तो इसमें हमने मेन पढ़ा ना, चोरा चोरी का कांड पढ़ा, जिसमें क्या किया था, थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। जब गांधी जी ने इसको रोका था तो यहाँ से हिंसा आनी स्टार्ट हो गई थी। फिर क्या, बम कांड, जिसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, बम गिराया था, बम फोड़ा था, सिर्फ बहरी अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजों की हिंदुस्तानियों की मतलब भारतीयों की आवाज़ सुनाने के लिए बम फेंका था, है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि 1919 के अधिनियम की असफलताओं और भारतीय नेताओं की बढ़ती मांगों के कारण इसे लाया गया। इसके निर्माण में साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश शामिल थी। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर 1 अप्रैल 1937 से लागू भी किया गया। इसकी विशेषताएं थी, संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय शासन की स्थापना का प्रावधान, लेकिन संघीय योजना कभी लागू नहीं हो सकी क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई थी। फिर है प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय सरकारों को स्वायत्ता दी गई। डायआर्की समाप्त कर दी गई और प्रांतों में जो मंत्री थे वो भारतीय होते थे और वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। केंद्र में डायआर्की की व्यवस्था, केंद्र में कार्यपालिका में डायआर्की लागू की गई, लेकिन यह लागू नहीं हो सकी। विषयों का वितरण, केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। पहली बार जोड़ी गई क्या, समवर्ती सूची। द्विसदनीयता, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, संघीय विधानसभा और परिषद। परिषद अपर हाउस और संघीय विधानसभा लोअर हाउस थी। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। पृथक निर्वाचिका, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचिका की व्यवस्था जारी रखी। विस्तारित मताधिकार, कुछ सीमाओं तक मताधिकार का विस्तार किया गया, फिर भी बहुसंख्यक भारतीय जनता इससे वंचित रही। बात करें इसके महत्व की, तो भारतीय प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता का पहला व्यवहारिक अनुभव, संघीय शासन का विचार पहली बार प्रस्तुत किया। द्विसदनीयता और विषय सूची जैसे प्रावधान भारतीय संविधान की नींव बने। इसके अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई थी। बात करें इसकी सीमाओं की, तो संघीय योजना कभी लागू ही नहीं हुई और वास्तविक शक्ति अभी भी गवर्नर और ब्रिटिश अधिकारियों के पास रही। भारतीय नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा ही नहीं किया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को शांत करने में ये बिल्कुल असफल रही। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय प्रशासनिक ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।
इसके कई प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाए गए। यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है जन गोलाबंदी का गांधीवादी तरीका किस प्रकार से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में सफल रहा। तो इसकी भूमिका में लिखेंगे या पृष्ठभूमि, गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप दिया गया। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और बहिष्कार जैसे गांधीवादी तरीकों से गांव-गांव में जन गोलबंदी की। मतलब लोगों को जा जाके क्या करा, समझाया। इसके माध्यम से सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में सफलता मिली। गांधीवादी जन गोलबंदी के तरीके, अहिंसा और सत्याग्रह, महिलाओं को हिंसात्मक संघर्ष से दूर रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी का सुरक्षित माध्यम मिला। चरखा और खादी आंदोलन, महिलाएं चरखा कातने और खादी पहनने के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान करने लगी थी, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ चल रहा था ना, तो स्वदेश इस चक्कर में क्या करती थी, चरखा काटती थी और खादी पहनती भी थी और दूसरों के लिए भी बनाती थी। सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रार्थना और सभाएं, महिलाएं सार्वजनिक सभाओं और बैठकों में शामिल होकर अपने विचार व्यक्त करने लगी थीं। महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी में सफलता के कारण सामाजिक मर्यादाओं में स्वीकार्यता, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन धार्मिक और नैतिक आभा से युक्त था, जिससे महिलाओं का घर से बाहर आना सामाजिक रूप से स्वीकार्य हुआ। नेतृत्व का अवसर, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, आसिया बेगम जैसे अनेक महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व कर प्रेरणा का स्रोत बनी। घर आधारित कार्यों के माध्यम से भागीदारी, चरखा काटना, खादी बनाना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और आंदोलनकारियों के लिए भोजन व्यवस्था जैसे कार्यों से महिलाओं ने सहभागिता बढ़ाई। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बात करें तो गांधीवादी आंदोलन में भागीदारी ने महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उदाहरण देखें तो नमक सत्याग्रह 1930 में महिला सत्याग्रहियों ने नमक कानून तोड़ा। विदेशी वस्त्रों की होली में महिलाओं ने वस्त्र जलाए। सरोजनी नायडू ने दांडी मार्च में नेतृत्व किया और सार्वजनिक रैलियों, सभाओं, प्रदर्शन और जेल यात्राओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गांधीवादी जन गोलबंदी में के अहिंसात्मक और नैतिक तरीकों ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर अपनी भूमिका को सशक्त किया, जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव का कारण बना और भारतीय राजनीति में महिलाओं के योगदान की नींव रखी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे महिलाओं ने किया। एक तो ये कि सामाजिक रूप से जो गांधी जी का आंदोलन था वो सही था, उचित था, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया महिलाओं का निकलना। दूसरा, कैसे महिलाएं योगदान करती थी, चरखा काटती थी, सूत बनाती थी और खादी वस्त्र बनाती थी। और क्या करा उन्होंने, जो वेस्टर्न कपड़े थे उनको, मतलब जो अंग्रेज़ों के दिए हुए सामान, वस्त्र वगैरह की होली जलाई और जो आंदोलनकारी लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती थी, है ना। और नमक कानून तोड़ा महिलाओं ने। दांडी मार्च में भी सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। तो इस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सबाल्टर्न अध्ययन के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।
तो क्या है ये? सबाल्टर्न शब्द का अर्थ है हाशिए पर स्थित, यानी कि शोषित या दबा हुआ वर्ग। एक ऐसा वर्ग जिसके अधिकारों का हनन होता है, जिसको कोई अधिकार नहीं दिए जाते और उसका बहुत शोषण होता है। सबाल्टर्न अध्ययन का उद्देश्य भारतीय इतिहास लेखन में सामान्य जनता, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और महिलाओं की आवाज को केंद्र में लाना है। यह रणजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक आदि के कार्यों से जुड़ा है। यह औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन दोनों की आलोचना करता है, क्योंकि दोनों ने जनसाधारण के दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया। भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न दृष्टिकोण। तो राष्ट्रवाद की आलोचना। सबाल्टर्न विद्वानों का मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में नेताओं, अभिजात्य वर्ग और मध्यम वर्गीय राष्ट्रवादियों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। राष्ट्रवाद को ऊपर से लाया गया आंदोलन माना गया, जिसमें आम जनता की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण को अनदेखा किया गया। जनता का अलग राष्ट्रवाद। रणजीत गुहा के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद में दोहरी चेतना थी, एक एलिट राष्ट्रवाद, दूसरा सबाल्टर्न राष्ट्रवाद। सबाल्टर्न समूह ने अपने दृष्टिकोण से औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया, जो स्वतंत्र और स्वायत्त रूप में था, नेताओं द्वारा निर्देशित नहीं था। किसानों और जन आंदोलन पर ध्यान। किसानों, आदिवासियों और मजदूरों के विद्रोह और आंदोलन को सबाल्टर्न इतिहासकार भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। इन आंदोलनों में धर्म, जाति, स्थानीय परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान माना गया। उदाहरण के लिए चंपारण, खेड़ा, पबना विद्रोह सब सन 1857 का विद्रोह आदि शामिल हैं। राष्ट्रवाद की बहुलता। सबाल्टर्न अध्ययन मानता है कि राष्ट्रवाद एक समरूप विचार नहीं था। इसने विभिन्न वर्गों और समुदायों की विभिन्न आकांक्षाओं और संघर्ष को शामिल किया। बात करें इसकी आलोचना की, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सबाल्टर्न अध्ययन ने औपनिवेशिक शासन की संरचनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। सबाल्टर्न अध्ययन ने भारतीय राष्ट्रवाद की उपलब्धियों को कम करके आंका। इस दृष्टिकोण में आम जनता राष्ट्रवादी नेतृत्व के बीच संबंधों को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया। कुछ विद्वानों ने इसे पश्चिमी अकादमिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आने वाला आंदोलन भी माना। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि सबाल्टर्न अध्ययन ने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें हाशिए के वर्गों, किसान, आदिवासियों, महिलाएं और शोषित समुदायों की आवाज और उनके दृष्टिकोण को सामने लाया गया। इससे राष्ट्रवाद की बहुआयामी प्रकृति को समझने में मदद मिली, जिसने इतिहास लेखन को और अधिक लोकतांत्रिक और समग्र बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो क्या है खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 में हुआ था, में तुर्की पर ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्र की विजय के बाद तुर्की के खलीफा की शक्ति को समाप्त करने की योजना बनी। भारतीय मुसलमान खलीफा को इस्लाम का धार्मिक प्रमुख मानते थे, इसीलिए उसकी सत्ता समाप्त होने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से खलीफा की सत्ता की रक्षा की मांग की। इस संदर्भ में खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 का जन्म हुआ। खिलाफत आंदोलन की प्रकृति, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप। आंदोलन की प्रकृति धार्मिक रूप से प्रेरित थी, किंतु ब्रिटिश विरोध और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गई। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहनी जैसे नेता इससे जुड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव।
आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुसलमानों में असंतोष को बढ़ाया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ाया। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की भूमिका क्या रही? गांधी का समर्थन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने का निर्णय लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित कर ब्रिटिश सत्ता पर व्यापक दबाव डाला जा सके। मुसलमानों की व्यापक भागीदारी। खिलाफत आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर देना आदि मुसलमान सक्रिय रूप से इसमें शामिल हुए। जन आंदोलन में विस्तार। असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन में परिवर्तित करने में खिलाफत आंदोलन ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त सभाएं और यात्राएं। खिलाफत नेताओं ने असहयोग आंदोलन के नेताओं के साथ मिलकर संयुक्त सभाएं और यात्राएं की, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक प्रेरणा से उत्पन्न आंदोलन था जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुस्लिम समुदायों का असंतोष प्रकट करता था। गांधी जी ने इसे क्या करा? असहयोग आंदोलन से जोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया और राष्ट्रवादी आंदोलन को विस्तार और गहराई प्रदान की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है देशी रियासतों में प्रजातांत्रिक आंदोलन के उदय और विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थीं जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन होकर आंतरिक शासन में स्वतंत्र थीं। इन रियासतों में राजाओं की निरंकुशता, करों का अत्यधिक बोझ, किसानों और आम जनता का शोषण, नागरिक अधिकारों का अभाव और भ्रष्ट प्रशासन था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लहर और 1930 के दशक में लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रचार ने देशी रियासतों में प्रजातांत्रिक आंदोलन के उदय को प्रेरित किया। उदय के कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा ने जनता में राजनीतिक चेतना को जगा दिया। अधिकारों की मांग, नागरिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और जिम्मेदार शासन की मांग उठी। किसानों और श्रमिकों का शोषण, भारी कर, बेगारी मतलब बेरोजगारी जिसमें लोगों को रोजगार नहीं था, वन अधिकार हनन ने आंदोलनों को जन्म दिया। राजाओं की निरंकुशता और भ्रष्टाचार ने भी। विकास और प्रमुख आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल संगठनों का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधित्व, जिम्मेदार सरकार और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी नेताओं का मार्गदर्शन भी इसे प्राप्त हुआ। प्रमुख रियासत आंदोलन। राजकोट सत्याग्रह 1938 से 39। क्या था? राजकोट जो गुजरात में है में गांधी जी के हस्तक्षेप से समझौता हुआ। फिर है त्रावणकोर आंदोलन, मंदिर प्रवेश समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए हुआ। फिर है कश्मीर में राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। फिर है कापुरथला और पटियाला पंजाब में प्रजामंडल आंदोलन। फिर है सौराष्ट्र, बड़ौदा, मैसूर और ओडिशा की रियासतों में आंदोलन। किसान और श्रमिक आंदोलन। करों में कमी और शोषण से मुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन का विकास हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों में राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक चेतना का प्रसार किया। ब्रिटिश सत्ता और राजाओं पर जिम्मेदार शासन लागू करने का दबाव बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद इन आंदोलनों ने रियासतों के भारतीय संघ में विलय
और लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करने में सहायक भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम किया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि देसी रियासतों में प्रजातांत्रिक आंदोलनों ने रियासती जनता के शोषण और निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाकर लोकतांत्रिक चेतना को जगाया। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को सुदृढ़ किया और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे? तो इसमें लिखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में नया चरण शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने जब नौकरशाही सुधारों और भारतीय मांगों को अनसुना किया, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका स्वरूप। यह आंदोलन अहिंसक रूप से ब्रिटिश कानून के उल्लंघन पर आधारित था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। करों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार आंदोलन के अंग बने। मील का पत्थर क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक भागीदारी। किसानों, महिलाओं, छात्रों, आदिवासियों और व्यापारियों ने व्यापक रूप से इसमें भाग लिया। गांव-गांव में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। अंग्रेजी सत्ता की कमजोरियां उजागर। अंग्रेजी शासन की नीतियों का नैतिक और वैधानिक आधार पर कमजोर पड़ना। ब्रिटिश दमन और गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन ने दबाव बनाना जारी रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस जनता की सच्ची प्रतिनिधित्व शक्ति बनकर उभरी। आंदोलन ने कांग्रेस को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को विश्व पटल पर पहचान मिली। अंग्रेजी शासन की आलोचना बढ़ी। गांधी इरविन समझौता। आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार ने गांधी जी से वार्ता की, तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। अहिंसक संघर्ष का सशक्त उदाहरण। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसक विरोध की क्षमता का प्रतीक भी बना। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारतीय जनता को सक्रिय भागीदारी का अवसर दिया, अंग्रेजी सत्ता की कमजोरियों को उजागर किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ किया और स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा और गति प्रदान की, जो अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का समीक्ष विश्लेषण कीजिए। ये तो हमने वैसे कर ही लिया है कि महिलाओं ने कैसे भागीदारी की थी अपनी, तो इसको हम रहने देते हैं, आप उसी से इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है क्रिप्स मिशन क्या था और ये क्यों असफल रहा। तो देखो, क्रिप्स मिशन क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग के लिए राजी करना था। मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने और संविधान निर्माण के अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था।
आपको पता है ना, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव: युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की अनुमति दी जाएगी, जिसके सदस्य भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों द्वारा चुने जाएंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट मिलेगा। जो प्रांत और रियासत संविधान स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, उन्हें अलग रहने की स्वतंत्रता होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हाथ में संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां रहेगी। क्रिप्स मिशन क्यों असफल रहा? भारतीय नेताओं की अस्वीकृति: कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि असली सत्ता ब्रिटिश हाथ में ही रहने वाली थी। विभाजन की संभावना के प्रस्ताव का विरोध किया। तुरंत सत्ता हस्तांतरण की कोई योजना नहीं थी। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की स्पष्ट मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। हिंदू महासभा और सिख नेताओं ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। ब्रिटिश दृष्टिकोण: ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। रियासतों की स्थिति: देशी रियासतों को अलग होने का विकल्प दिया गया, जिससे भारत के एकीकरण में बाधा आ सकती थी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक अवसर था, लेकिन अस्पष्ट प्रस्तावों, सत्ता हस्तांतरण में देरी और विभाजन की संभावना के कारण असफल रहा। इसके असफल होने के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई गति मिली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या था। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति और विकास के कारणों और उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति: स्वदेशी आंदोलन का जन्म बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। कई बार बंगाल स्वदेशी आंदोलन करके भी आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसको। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 में लागू भी कर दिया और विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया, परंतु वास्तविक उद्देश्य फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। इससे बंगाल में व्यापक असंतोष और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। तो आपको पता है ना, हिंदू मुस्लिम एकता से ही स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति मिली थी, है ना, स्वतंत्र हो पाए थे। कब तक राज रहा था देश पे? जब तक वो लोगों को मूर्ख बनाते रहे और हिंदू और मुस्लिम एकता में फूट डालते रहे। तो लोग जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनको क्या होता है, फिर दिखता ही नहीं है कि शासन किस प्रकार काम कर रहा है और उसी की तरफ सब उसकी फेवर में चलते रहते हैं। स्वदेशी आंदोलन के विकास के कारण: राजनीतिक कारण: बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई। ब्रिटिश शोषण और उनके विभाजनकारी नीति का विरोध। आर्थिक कारण: भारतीय उद्योग और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। विदेशी वस्त्रों और माल में भारतीय बाजारों का भर जाना। तो भारतीय बाजार किससे भर गए थे? विदेशी वस्त्रों से और विदेशी सामान से। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से आत्मनिर्भरता की भावना जागी। सामाजिक कारण: स्वदेशी का प्रयोग भारतीय आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो सके। स्वदेशी आंदोलन का विकास: 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने पर आंदोलन की शुरुआत हुई। विदेशी वस्त्रों और माल का बहिष्कार, उनको जलाना और स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का प्रयोग करना। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई और चरखा और हथकरघा उद्योगों का प्रचार और प्रसार जोर शोर से किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने सक्रिय नेतृत्व किया। आंदोलन बंगाल से निकलकर महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास तक फैल गया। स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या था? राष्ट्रवाद का प्रसार। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों, हथकरघा, चरखा आदि के माध्यम से भारतीय उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति, भारतीय संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। महिलाओं ने भी आंदोलन में भागीदारी कर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। भारतीय राजनीति में नई दिशा, उदारवादियों की सीमाओं का एहसास हुआ और चरमपंथी यानी कि तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का नेतृत्व उभरा। आंदोलन ने आगे के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया, एक बेस बनाया, जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। ब्रिटिश सत्ता की कमजोरियां उजागर, ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता ने संगठित होकर प्रतिकार करना सीखा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आधारित व्यापक आंदोलन था। इसने भारतीयों में स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रयोग की भावना जागृत की। बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न यह आंदोलन आगे के राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव बना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को सशक्त और जन आधारित बनाया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूना समझौता 1932। इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे यानी कि भूमिका में कि 1930 से 32 में ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका को राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक बताया और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना समझौता क्या था? पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसका उद्देश्य दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के स्थान पर अन्य व्यवस्थाएं स्थापित कर अनशन समाप्त करना था। पूना समझौते की मुख्य शर्तें थी कि अस्पृश्यता के लिए पृथक निर्वाचिका नहीं होगी, वे सामान्य हिंदू निर्वाचिका में शामिल रहेंगे। दलितों को प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और मैकडोनाल्ड के 71 सीटों के स्थान पर आरक्षित सीटों के लिए एक द्विस्तरीय चुनाव पद्धति निर्धारित की गई। पहले दलित समुदाय एक पैनल का चुनाव करेंगे, फिर उस पैनल में से सामान्य निर्वाचन में उम्मीदवार चुने जाएंगे। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। महत्व था कि गांधी जी के अनशन को समाप्त होना। समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया, जिससे देश में व्यापक अशांति टल गई। दलित हितों की रक्षा, पृथक निर्वाचिका की बजाय आरक्षण की व्यवस्था से दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। हिंदू समाज में एकता, पूना समझौता हिंदू समाज में एकता बनाए रखने में सहायक हुआ। भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में योगदान, यह आरक्षण व्यवस्था स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का आधार बनी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि पूना समझौता 1932 भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया।
गांधी जी के प्रयासों से समाज में एकता बनी रही और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से दलितों को राजनीतिक सशक्तिकरण का अवसर प्राप्त हुआ। यह समझौता भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीतियों की आधारशिला बना। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी की क्या भूमिका थी। इसमें बताएंगे कि 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कई नेताओं में क्या हो गया था, निराशा फैल गई थी। कई नेता इससे नाराज हो गए थे। कुछ नेता मानते थे कि ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश कर स्वराज की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसी संदर्भ में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना उद्देश्य थे कि विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार को बाधित करना और राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। प्रमुख नेता थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगार। स्वराज पार्टी के उद्देश्य थे परिषदों में प्रवेश कर विघटनकारी नीति अपनाना, सरकार के बजट और नीतियों का विरोध करना, भारतीय स्वशासन और स्वतंत्रता की दिशा में दबाव बढ़ाना, ब्रिटिश नीतियों की कमजोरियां जनता के सामने लाना। स्वराज पार्टी की गतिविधियां और भूमिका। विधान परिषदों में सफलता। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा और कई प्रांतीय परिषदों में सफलता प्राप्त की। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। विघटनकारी नीतियां अपनाई। स्वराजियों ने काउंसिल्स में बैठकर बजट का विरोध किया, ब्रिटिश नीतियों को बाधित किया, सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, वैकल्पिक मंच तैयार किया। असहयोग आंदोलन की वापसी से उत्पन्न शून्यता को भरकर स्वराज पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से जीवित रखा। जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम किया। परिषदों में रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता की आवाज को क्या करा और उठाया। साइमन कमीशन का भी विरोध किया इसने। स्वराज पार्टी ने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके महत्व में लिखेंगे कि ब्रिटिश नीतियों को परिषदों में जाकर चुनौतियां दी गई। भारतीय जनता को राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव मिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आंदोलन की निरंतरता बनी रही और स्वराज पार्टी ने भारतीय राजनीति में रचनात्मक विरोध और विधायी रणनीतियों की परंपरा स्थापित की। इसके नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश की गई थी। इसकी कुछ सीमाएं भी रही। कैसे? स्वराज पार्टी के अंदर ही रणनीति को लेकर मतभेद हुए और 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद क्या हो गया, ये पार्टी और कमजोर हो गई। गांधी जी के नेतृत्व में फिर से असहयोग आंदोलन का मार्ग पर लौटने से फिर जब गांधी जी फिर से असहयोग के मार्ग पर लौटे तो क्या हुआ, लोगों का झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा हो गया और ये पार्टी फिर से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगी और 1930 के बाद स्वराज पार्टी का कांग्रेस में फिर से विलय हो गया। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन के विरोध का एक नया मार्ग तैयार किया, जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कांग्रेस की रणनीतियों में विविधता लाई और भारतीय राजनीति में वैधानिक संघर्ष की परंपरा की नींव रखी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और गहराई प्रदान की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है असहयोग आंदोलन पे भी कई बार क्वेश्चन बना है। ये MHI 109 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं उस पेपर में भी डिस्कस करूँगी अलग से, डोंट वरी। तो इसकी पृष्ठभूमि या भूमिका में लिखेंगे कि 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में असंतोष फैलाया।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और खिलाफत आंदोलन के मुद्दों ने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। गांधी जी ने असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन के सहयोग से इनकार करने का आह्वान किया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम है सरकारी उपाधियों और सम्मान का त्याग, सरकारी नौकरी, अदालत और स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्र और खादी का उपयोग को बढ़ावा देना, शराब और नशे की चीज़ों का बहिष्कार करना और भारतीय संस्थाओं और पंचायती संस्थाओं को मजबूत करना। असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी कि गांधी जी के नेतृत्व में जनता का व्यापक रूप से जुड़ना, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और आंदोलन में अहिंसा को केंद्र में रखा गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसमें क्या हो गया था, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में एक थाना था, वो उस थाने के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या कर दिया था, लाठी चार्ज कर दिया था, जिसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो गई थी उस लाठी चार्ज में घायल होके। तो वहीं पे क्या किया, लोगों में हिंसा उत्पन्न हो गई और उन्होंने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। तो हिंसा के कारण गांधी जी ने क्या करा था, इस आंदोलन को वापस ले लिया था और गांधी जी ने कहा कि जनता अभी अहिंसा का पालन करने में सक्षम नहीं है। असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आधारित और व्यापक आंदोलन बनाई। ब्रिटिश शासन के नैतिक आधार को चुनौती दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। भारतीय जनता में राजनीति चेतना और आत्मविश्वास का संचार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और अंग्रेजी सत्ता के विरोध में अहिंसक संघर्ष की परंपरा मजबूत हुई। इसकी कुछ सीमाएं थी कि आंदोलन के अचानक स्थगित होने से जनता में निराशा फैल गई, क्योंकि गांधी जी ने एकदम उसे वापस ले लिया था ना। तो चरमपंथी नेताओं और कांग्रेस में मतभेद उभरने लगे। स्वतंत्रता तुरंत प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं हुई। तभी तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी। लेकिन बाद में जब गांधी जी ने दोबारा असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो क्या हो गया था, फिर स्वराज पार्टी का पतन हो गया था और धीरे धीरे वो वापस क्या हो गई थी, कांग्रेस में मिल गई थी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। इसने भारतीय जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित कर स्वदेशी स्वावलंबन और अहिंसा पर आधारित संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ाया। हालांकि यह आंदोलन अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को और अधिक मजबूत किया। आई होप आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको जितनी इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा सके मैं बताऊं। तो अब आप जब बुक रीड करेंगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा और मैंने इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किए हैं। ये इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहे जीके बैंक।